हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आज आप सभी के सामने आया हूँ क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर 1 इकाई तथा मापन को लेकर के। आज के इस क्लास में हम लोग उस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे समझने में बच्चों को कठिनाई होती है, भौतिक राशि क्या है, आधारी राशि क्या है, व्युत्पन्न मात्रक क्या है, व्युत्पन्न राशि क्या है, इन सभी के बारे में डिटेल से समझेंगे और मात्रकों की पद्धति के बारे में भी समझेंगे कि क्या है सीजीएस, एफपीएस, एमपीएस और एसआई यूनिट क्या है। ठीक है, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। अगर आपको चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स का समझने में थोड़ी सी भी कठिनाई होती हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मैं आपको जिस हिसाब से समझाने वाला हूँ अभी, आपके दिमाग में बिल्कुल ही सेट हो जाएगा। खुद से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इस क्लास को शांति से ध्यानपूर्वक अगर देख लेते हैं तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमागों में जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे विज्ञान किसे कहते हैं। चैप्टर का शुरुआत में होता है कि विज्ञान यानी साइंस किसे कहते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे कि सावधानी पूर्वक और कर्मबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परीक्षणों के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। यानी सावधानी पूर्वक और कर्मबद्ध तरीके से सिस्टमेटिक वे में जो प्रयोग करते हैं, हम जो परीक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उनसे जो भी नॉलेज हमें प्राप्त होता है, जो भी ज्ञान प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं। हम लिखेंगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हम आपको सिर्फ बता रहे हैं। यानी सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परीक्षण पर आधारित जो ज्ञान होता है उसे हम विज्ञान कहते हैं। ये तो हो गया विज्ञान। अब देखिए कि विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। तो बेसिकली विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, एक सजीव और एक निर्जीव के आधार पर। ठीक है, यानी एक भौतिक विज्ञान है और एक जीव विज्ञान। ऐसे हम कह सकते हैं कि विज्ञान जो है उसको सजीव और निर्जीव के आधार पर देखा जाए तो एक फिजिक्स हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बायो। यानी कि हम भौतिक विज्ञान कह सकते हैं, दूसरा कह सकते हैं जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अंदर दो पार्ट पढ़ना है, एक तो भौतिकी पढ़ना है, दूसरा केमिस्ट्री पढ़ना है, रासायनिक पढ़ना है। ठीक है, और जीव विज्ञान के अंदर भी दो पार्ट पढ़ना है, एक पढ़ना है हमें जंतु विज्ञान जिसे प्राणी विज्ञान भी कहते हैं, और दूसरा पढ़ना है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, बारी बारी से इनके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो विज्ञान को ऐसे करके डिवाइड किया गया, बांटा गया है। मान लीजिए साइंस, इसको दो पार्ट में से हम बांट सकते हैं। एक तो भौतिक विज्ञान और दूसरा क्या है, जीव विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान का दो पार्ट है क्या, एक तो है भौतिकी और दूसरा क्या है, रासायनिक। और जीव विज्ञान में क्या है, जीव विज्ञान में भी दो पार्ट है, एक है वनस्पति विज्ञान और एक है जंतु विज्ञान। अब आप बारी बारी से समझिए कि हम फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं। फिजिक्स में पढ़ते हैं पदार्थ के बारे में, यानी किसी पार्टिकल के बारे में, उसमें जो मोशन हो रहा है, जो उसमें चेंज हो रहा है, उनके बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं, रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, यानी इसमें रसायनों का बात होता है। वनस्पति विज्ञान में क्या होता है, हम पेड़ पौधा का अध्ययन करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं विज्ञान की जिस शाखा में, उसे हम कह सकते हैं वनस्पति विज्ञान। ठीक है, या इसको कहते हैं हम क्या, बॉटनी। ठीक है, अब जंतु विज्ञान क्या है, तो जंतु विज्ञान में हम जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं, मेढक, कॉकरोच, मनुष्य, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। एनिमल्स के बारे में जिसमें हम पढ़ेंगे उसे हम कहेंगे जंतु विज्ञान। विज्ञान का इस प्रकार का क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा कि विज्ञान जो है उसको दो पार्ट में हम ऐसे कर सकते हैं, भौतिकी और जीव विज्ञान। भौतिक का दो क्या हो सकता है, एक भौतिकी और दूसरा रासायनिक। और जीव विज्ञान को दो पार्ट में हम बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, एक तो जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। आपसे कोई पूछे जंतु विज्ञान क्या है, तो आपको बताना है कि विज्ञान की जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीव जीवों के बारे में पढ़ते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं, उनके बाह्य आकार की आंतरिक जो संरचना है उनके बारे में पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं जंतु विज्ञान। और अगर वनस्पति विज्ञान की बात की जाए तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधा का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। ठीक है, पूरा विज्ञान जो है वो मापन पर आधारित है। एक पॉइंट को याद रखिएगा, विज्ञान किस पे आधारित है, मापन पर, यानी मेजरमेंट पर बेस्ड है। विज्ञान मापन पर आधारित है।
इसको हम आगे समझाएंगे भी कैसे मापन पर आधारित है। समझते हैं कि वैज्ञानिक विधि क्या है, ठीक है। तो जो भी वैज्ञानिक कार्य करते हैं, यानी कि साइंस में जो भी काम किया जाता है उसे हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड, यानी वैज्ञानिक विधि। अब उनके 5 मुख्य भाग होते हैं। कैसे? सबसे पहला होता है घटनाओं का सावधानी पूर्वक प्रेक्षण करना, यानी ऑब्जर्वेशन करना। क्या घटना हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना, ठीक है। कैसा कैसा घटना हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना, ये पहला हो गया पार्ट। दूसरा होता है कि संभावित कारकों का अनुमान लगाना, यानी क्या क्या हो सकता है इसमें, इसका अनुमान लगाना, पहले से सोचना। ये साइंस के अंदर आता है, यानी वैज्ञानिकों के कार्य करने का तरीका इस प्रकार से होता है। सबसे पहले कि घटनाओं का सावधानी पूर्वक प्रेक्षण करना, कैसा उसको ऑब्जर्व करना। फिर दूसरा संभावित कारकों का, क्या क्या कारक इसमें हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, इन सभी का अनुमान लगाना पहले से कि क्या इसमें हो सकता है ऐसे करने पर। फिर परीक्षणों और प्रयोगों के द्वारा उन कारकों की जांच करना। अगर ये पता लग रहा है कि ऐसे होना चाहिए तो प्रयोग करके उसका जांच करते हैं क्या सही में ऐसा हुआ, ठीक है। यानी प्रयोग और परीक्षण के आधार पर उन कारकों का जांच करना। और चौथा होता है कि निष्कर्ष तक पहुंचना, किसी निष्कर्ष तक पहुंचना कि क्या हुआ, इससे हमें क्या मिला, ठीक है। और पांचवा होता है कि निष्कर्ष के अनुसार जिस प्रकार का जो भी आया रिजल्ट, उसके अनुसार अगर विचार में कोई परिवर्तन करना हो तो विचार में अपरिहार्य परिवर्तन किया जा सकता है। ये वैज्ञानिकों के काम करने के तरीके होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वैज्ञानिक विधि कितने के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं तो बताना होगा। मुख्यतः 5 विधि होता है, मतलब वैज्ञानिक जो भी वैज्ञानिक विधि होता है उसका 5 भाग है। नंबर 1 घटनाओं का सावधानी पूर्वक परीक्षण करना। दूसरा संभावित घटनाओं का अनुमान लगाना। तीसरा परीक्षण और प्रयोग द्वारा उन कारकों की जांच करना। चौथा निष्कर्ष तक पहुंचना। पांचवा क्या है? निष्कर्ष के अनुसार विचारों में परिवर्तन करना, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि मात्रक किसे कहते हैं, यूनिट किसे कहते हैं, ठीक है। मात्रक किसे कहेंगे लोग बताइए। मात्रक क्या है? जैसे आपने सुना होगा कि हम चीनी लाते हैं, तो चीनी लाते हैं तो चीनी कुछ ना कुछ तो अमाउंट में लाते हैं ना कुछ मात्रा में लाते हैं। जैसे चीनी लाने गए, आप दुकानदार को क्या बोलिएगा, चीनी चीनी कितना देगा वो, 1 केजी 2 केजी 3 केजी या हाफ केजी ऐसे करके चीनी देता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी राशि को मापने के लिए हमें जिस मानक माप की आवश्यकता होती है उसे मात्रक कहते हैं। जैसे अगर हम ये मान लीजिए द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए हमें कुछ ना कुछ यूनिट चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे मान लिया जाए हम अगर चीनी का उदाहरण लेते हैं तो उसको लाने के लिए हमें केजी या ग्राम ये चाहिए, ठीक है। तभी हम कह सकते हैं कि हमें 1 केजी चीनी दे दो, 100 ग्राम चीनी दे दो। यानी जो ग्राम और केजी पीछे आ रहा है यही है क्या, मात्रक, यानी यूनिट है, ठीक है। आपको ये समझना है कि किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक की आवश्यकता पड़ती है, यानी मानक माप की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम मात्रक कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए मानक माप की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं, या अंग्रेजी में उसे यूनिट कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। चाहते हैं किसी भी राशि का अगर हम पूर्ण विवरण देना चाहते हैं तो हमारे पास 2 चीज का होना आवश्यक। नंबर 1, एक तो होना चाहिए सबसे पहले कोई राशि होना चाहिए, या ऐसे कह सकते हैं हम कि कोई संख्या होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, उसका मात्रक होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि लंबाई के बारे में कहते हैं, तो लंबाई के बारे में हम लिख सकते हैं 5 2 7। ये लंबाई को व्यक्त नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे हम इसके साथ लगा देते हैं मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, तो ये क्या होता है, ये पूर्णतः लंबाई को व्यक्त करता है। 5 किलोमीटर कोई चीज लंबा है, 2 किलोमीटर है, सेंटीमीटर में है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला तो उसका संख्यात्मक मान, और दूसरा मात्रक यानी यूनिट, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप लोग आगे समझिए कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं। तो बात को ध्यान से समझिए कि भौतिक के नियमों को हम जिन पदों में व्यक्त करते हैं उसे कहा जाता है भौतिक राशि, ठीक है। यानी भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी हम किसे कहेंगे, भौतिक राशि। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे हम कहते हैं भौतिक राशि। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, उसके बाद हो जाएगा बल,
ऊर्जा, ये सब क्या है? भौतिक राशि। अब भौतिक राशि का दो प्रकार होता है, एक तो होता है आधारी राशि, आधारी राशि, और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, भौतिक राशि के दो प्रकार होते हैं, एक आधारी राशि होता है और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। आपको ये बात समझ में आ गया? अब हम बारी बारी से ये देखें कि आधारी राशि क्या है और इसका मात्रक क्या है। ठीक है, कितने आधारी राशि होते हैं, उसके बाद व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, संपूरक राशि भी पढ़ाएंगे इसी में, इसलिए आपको हड़बड़ाना नहीं। ठीक है, बारी बारी से एक एक चीजों को हम स्मूथली समझते चले जाएंगे, बस ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए। अब समझते हैं हम कि आधारी राशि किसे कहते हैं और व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से वो एग्जाम में जो है क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं कि आधारी राशि किसे कहते हैं, इसके मात्रक किसे, मतलब मात्रकों को लिखें, या फिर कितने आधारी राशि होते हैं, ऐसा करके क्वेश्चन आते रहता है। आप ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान है। आधारी राशि हम किसे कहते हैं? वे राशियां जो स्वतंत्र मानी जाती है, कि जो किसी पर डिपेंड नहीं होती है, उसे हम कहते हैं आधारी राशि। तो लिख सकते हैं वैसी राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है, वैसी राशि जो स्वतंत्र मानी जाती है उसे आधारी राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा, लंबाई। अगर हमको लंबाई को व्यक्त करना है तो लंबाई के लिए स्पेशल जो है कह सकते हैं हम ये कि लंबाई किसी पर डिपेंड नहीं है, मीटर में सीधे हम उसको व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, द्रव्यमान को हम केजी में व्यक्त कर सकते हैं, लंबाई, द्रव्यमान। समय, समय को हम सेकेंड में व्यक्त कर सकते हैं, कोई ये दिक्कत नहीं है। वास्तव में आपको याद रखना है कि आधारी राशि का संख्या कितना है, नंबर ऑफ, ये जो बेसिक क्वांटिटीज है आधारी राशि है, यानी आधारी राशि की संख्या, आधारी राशि की संख्या कितनी है, 7। ठीक है, 7 है। आपको याद रखना है कि आधारी राशि की संख्या कितनी है, 7। ठीक है, अब बात करते हैं हम थोड़ा सा व्युत्पन्न राशि की तरफ। अब व्युत्पन्न राशि का क्या कॉन्सेप्ट है कि वैसी राशियां जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न राशि। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आप ध्यान से देखिए। जैसे आपको हम कहते हैं आयतन, तो आयतन के लिए आप बताइए कि क्या यूज करिएगा। अगर हम कहते हैं 100 आयतन, 100 आयतन की जगह पर हम क्या लगाएंगे, उसका यूनिट क्या लगाएंगे? कोई उसका यूनिट अपना यूनिट नहीं, उसका यूनिट बनता है कैसे? आयतन का फॉर्मूला आप जानते होंगे, एल इंटू बी इंटू एच, ऐसा ही होता है, तीनों डायमेंशन का मल्टीप्लाई करना होता है। अब ये जो एल है यानी लेंथ, लेंथ को मापने के लिए हम किसका यूज करेंगे बताइए? मीटर का यूज करेंगे। ब्रेथ, ये भी तो एक प्रकार का लंबाई है, तो इसको भी मापने के लिए हम मीटर का यूज करेंगे। और हाइट, ये भी एक प्रकार का लंबाई है, तो हम इसका भी मापन मीटर के द्वारा ही करेंगे। तो इस प्रकार आयतन का जो यूनिट बनता है वो मीटर क्यूब बनता है। बात समझ में आया? आयतन का क्या बनता है, मीटर क्यूब बनता है। अगर हम कहते हैं कि बल, बल का क्या यूनिट है बताइए? तो बल का तो हम शॉर्ट में कह देते हैं कि न्यूटन होगा, लेकिन अगर बात किया जाए कि क्या है उसका मात्रक या फिर उसका यूनिट क्या है, बल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ बराबर एम ए पढ़े हम। मास यानी द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को हम किससे व्यक्त करेंगे, केजी से। और एक्सेलरेशन यानी त्वरण है, त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो बल का क्या आ जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको समझ में आ गया होगा। मतलब ये है कि अगर हम व्युत्पन्न राशि का बात करते हैं तो सिंपल समझना है आपको कि व्युत्पन्न राशि जो है वो आधारी राशि पर निर्भर रहती है। ठीक है, जैसे आधारी राशि स्वतंत्र है, व्युत्पन्न राशि उससे स्वतंत्र नहीं है। व्युत्पन्न राशि को बनाने के लिए हमें आधारी राशि की सहायता लेनी ही पड़ेगी। बात समझ में आया? ठीक है, अब देखिए कि आधारी मात्रक किसे कहते हैं। ठीक है,
और व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? तो जो आधारी राशि का मात्रक होगा उसे हम कहेंगे आधारी मात्रक, ठीक है। और जो व्युत्पन्न राशि का मात्रक होता है उसे क्या क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग व्युत्पन्न मात्रक। आधारी राशि का जो मात्रक है उसे हम आधारी मात्रक कह सकते हैं, या इसी को हम मूल मात्रक कह सकते हैं। मूल मात्रक, मूल मात्रक कहने का मतलब कि यही है मेन, इसके बाद जो है वो इससे बनाया गया है, जैसे व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि का जो मात्रक होगा उसे हम कहेंगे कि व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है। यहाँ तक में कोई किसी को दिक्कत नहीं, अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा, और इसका पार्ट 2 हम जल्द ही अपलोड करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों के पास भी शेयर करिए, और अगर इसका नोट्स चाहिए, आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।